हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में और एनसीएम के बारे में। आज मैंने पहले से जो लिख के रखा उसका वजह ये है कि मैंने जो वीडियो अभी बनाया था वो वीडियो बना 31 मिनट का। मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, 20 मिनट के बाद वो अपने आप ही जो वीडियो उसके बाद का होता है वो स्प्लिट कर देता है। तो फिर उसको मैं काइन मास्टर में एडिट करूँ, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा ये लिखा रहेगा, वो क्या है मैं बात आपके सामने लिखूं या पहले लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाता चला जाऊं, एक एक पॉइंट लिखता चला जाऊं, लेकिन अब वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आपको समझ आएगा, इतना मैं कह सकता हूं। सो आइए शुरू करते हैं। दो टॉपिक पढ़ने हैं, खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बार बार जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी एनसीएम। ठीक, अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या है। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चलता है, जिसमें दो पावर सेंटर है, एक है अलाइड पावर्स और दूसरे हैं सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन से कंट्री आते हैं? ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, रसिया है। सेंट्रल वाले पावर्स में कौन आते हैं? जर्मनी आता है, बुल्गारिया आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, और ऑटोमन एम्पायर यानी ऑटोमन साम्राज्य आता है। जीत किसकी होती है? अलाइड पावर यानी ब्रिटेन फ्रांस की जीत होती है। तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा उन्होंने जर्मनी को पनिश किया और ट्रीटी ऑफ सेवर्स के द्वारा उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया। ऑटोमन साम्राज्य में कौन कौन से देश आते थे? तो उसमें आता था टर्की, प्लस नॉन टर्किश स्टेट में कौन कौन थे? लेबनान है, इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है। तो ये तुर्की ही रूल करता था, तुर्की और इन देशों के में भी, और इसी को बोला जाता था ऑटोमन साम्राज्य। तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन ने तोड़ने का प्रयास किया, और इसके साथ उन्होंने बोला कि जो तुर्की का सुल्तान है, जिसे दुनिया के सभी मुसलमान कैलिफ यानी खलीफा मानते हैं, अब खलीफा का पद भी हम समाप्त कर देते हैं। तो भारतीय मुसलमान भी तुर्की के सुल्तान को अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी खलीफा मानते हैं। इससे भारतीय मुसलमानों की भावनाएं भी आहत हो गई। तो उन्होंने इससे लड़ने का कोई तरीका निकाला कि दुनिया के मुसलमान नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने धार्मिक भावनाओं को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो हम इसका कुछ ना कुछ इसका जवाब देंगे। इसी के जवाब के रूप में अली ब्रदर्स सामने आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, राइट। इसके अलावा हकीम अजमल खान और मौलाना आजाद और हसरत मोहानी का नाम भी आता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली ब्रदर्स हैं। इन लोगों ने क्या किया? मार्च 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया। क्यों? ताकि ये जो खलीफा का पद समाप्त कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, इनके विरोध में हम अपनी आवाज उठाएं। लेकिन इन लोगों ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी तो बना दिया, लेकिन ये इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नॉन फेस हो, जिसे आम जनता जानती हो। कोई भी आंदोलन जन आंदोलन तब बनता है जब उसकी आपके इंटेंट कितना अच्छा क्यों ना हो, आप कितना ही प्रयास अच्छा क्यों ना करें, लेकिन आपको चाहिए बड़ा फेस। उस समय गांधी जी से बड़ा कोई फेस नहीं था। ये लोग गांधी जी को अप्रोच करते हैं। गांधी जी इसी मौके के तलाश में बैठे थे कि यार तुम लोग हमारे पास आओ तो सही। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मौका है जब वो उनको लगता है कि मुसलमानों के धार्मिक मुद्दे को अगर हम उसे लीड करेंगे तो इस बात को भारतीय मुसलमान भी समझेंगे, और हिंदू और मुसलमान आगे चल के साथ में लड़ेंगे, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले जो आंदोलन होगा उसमें से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। फिर ब्रिटिश का बैंड बज जाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि डिवाइड एंड रूल करो, हिंदू मुसलमानों को बांट दो और फिर अपना काम आसान हो जाएगा। तो गांधी जी ने इसे अवसर के रूप में देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता हो सकती है। इसीलिए जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का पहला कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होता है, उसको गांधी जी अध्यक्ष होते हैं, उसको लीड करते हैं। और इसी में गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे लोगों की खिलाफत की डिमांड को माना नहीं गया तो हम ऑल इंडिया लेवल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो खिलाफत मूवमेंट के विरोध में एनसीएम आता है। हालांकि एनसीएम शुरू करने का पीछे का एकमात्र वजह आपका खिलाफत नहीं है, सबसे मेन है लेकिन एकमात्र नहीं। इसके पहले और ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए थे तो आपको पता होगा। इसके पहले हुआ था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। तो उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो मॉन्टेग्यू है वो भारत सचिव है और जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय है। इन्हीं के नाम पे ये रिफॉर्म आया, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। इसमें जो भारतीयों की अपेक्षाएं थी ऐसे कोई सुधार नहीं किए गए। एक तो ये रीजन है। दूसरा रॉबर्ट एक्ट आया था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है, या ब्लैक कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो एक ये वजह होती है। और तीसरा, रॉबर्ट एक्ट के विरोध में हमको पता है ना, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। और ताजा तरीन जो बहाना मिला वो कौन सा मिला? खिलाफत आंदोलन का मिला। तो इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है इट इज रिफ्लेक्टेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन जो मेन वजह है वो खिलाफत है। अगर खिलाफत ना हो तो ये सारे कारण भी हो सकते हैं। बहरहाल 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने कहा कि हम लोग खिलाफत की डिमांड फुलफिल नहीं की गई है, उसके लिए हम उसके विरोध में एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं।
कोई भी बड़ा मूवमेंट होगा तो उसको इंडोर्समेंट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कांग्रेस के सेशन से। तो इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, और इसमें डिसाइड किया गया कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनका बायकॉट करेंगे, ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करेंगे, ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करेंगे और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ये सारी बातें की गई। सारे मुद्दों में तो सी आर दास सहमत थे, लेकिन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस जो स्पेशल हुआ, इसमें सी आर दास ने गांधी जी की इस बात का विरोध किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार करने का आइडिया बड़ा ही बकवास टाइप का है। रीजन क्या है? वो ये बोलते हैं कि हम लोग को चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकॉट नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम लोग को होने वाले आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करें हम लोग। अगर हमारे लोग ज्यादा जीत गए संख्या में, हमारे विधायक सांसद ज्यादा जीतेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग कानून ऐसे बनाएंगे जो इंडियन की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं जीत पाए तो कम से कम इतना तो हम वहां जाके बवाल काट देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कि हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। इस मामले में सी आर दास ज्यादा सही थे, लेकिन गांधी जी के कद के आगे उनका कुछ चला नहीं। और अल्टीमेटली क्या होता है, 1920 में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस जो रेगुलर सेशन होता है ना दिसंबर के महीने में, वो लाया गया, जिसके अध्यक्ष वी राघव चेरियार थे। इसमें फाइनल ब्लूप्रिंट आ गया असहयोग आंदोलन का। लेकिन जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस है, ये सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें फाइनल ब्लूप्रिंट आया एनसीएम का, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत चेंजेस किए अपने नियमों में। वो क्या है कि कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, इसलिए इसका कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसा कर दिया गया, मेंबरशिप फी 25 पैसा हो गई। फिर दूसरा क्या देखा गया, जो रीजनल ब्रांचेज होंगे वो रीजनल लैंग्वेजेस में स्टैब्लिश किए जाएंगे, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में वो लोग काम करेंगे ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के लोग भी जुड़ सके। फिर हमारा कम्युनिकेशन गैप ना हो, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर वे में बना रहे, तो हिंदी को एज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा। और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि तुम लोग साल भर कुछ नहीं करते हो, दिसंबर के महीने में 3 दिन चाय नाश्ता करते हो और बस तुम्हारा बोलते हो कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी आजादी की लड़ाई होती है? तो इस तरीके से हुआ जैसे मेढक बरसात में 3 दिन के लिए टर्राते हैं, तो 3 दिन मेढक टर्राए, इससे कुछ नहीं हो जाता है। कांग्रेस को एक पूरे साल भर काम करना चाहिए, तो इसको बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में लिया कांग्रेस ने, और 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना दी गई, जिसका उद्देश्य ये था, 15 सदस्यीय जो कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जो आज भी कांग्रेस में है, कि तुम लोग पूरे साल कांग्रेस को कैसे काम करना है वो सारा काम देखोगे। तो इन सारी वजहों से भी नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 हेडेड बाय वी राघव चेरियार भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल फाइनल ब्लूप्रिंट आ गया एनसीएम का। अब इस दौरान जब एनसीएम शुरू होता है तो वो क्या करते हैं ब्रिटिश वाले, गांधी जी को छोड़ के, देखो गांधी जी कितने बड़े रॉक स्टार है, गांधी जी को छोड़ के बाकी सारे नेताओं को जेल पे बंद कर दिया गया, प्रेस को बैन कर दिया गया, नेशनल मूवमेंट को बुरी तरह वो लोग सप्रेस करने लगे। लेकिन एक तरफ अपना मूवमेंट चलता चला जा रहा है। अब इसी बीच क्या होता है कि वो गांधी जी देखते हैं कि ब्रिटिश को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गुजरात के बारदोली से, गुजरात में एक जगह पड़ती है बारदोली, वहां पर एक फर्क, हाँ इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो इसके फीचर्स हैं एनसीएम की वो क्या है। बारदोली में जाए उसके पहले, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनसीएम। तो पहला, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश थिंग्स। ब्रिटिश थिंग्स में क्या चीजें शामिल है कि हम उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बायकॉट करेंगे, उनके गुड्स को भी बायकॉट करेंगे, उनके द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए उसका भी बायकॉट करेंगे। नंबर 1 हो गया बायकॉट। बायकॉट सफल तब होता है जब उसका अल्टरनेटिव आप दो। तो अल्टरनेटिव क्या है, नेशनल एजुकेशन के लिए क्या किया गया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जहां से शाहरुख खान पढ़ा है, ये सारे नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शुरू किए गए। ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा असर ब्रिटिश पे पड़ नहीं रहा है। तो क्या किया, गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली से धमकी दिया कि अगर तुमने खिलाफत की डिमांड पूरी नहीं की, एनसीएम की डिमांड पूरी नहीं की, तो एनसीएम के साथ साथ में हम सीडीएम, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर देंगे। ये गांधी जी बोल रहे हैं 1 फरवरी 1922 को। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि गांधी जी तो ऐसा बोले, लेकिन इसी बीच क्या होता है, हाँ गांधी जी के ये धमकी जो थी उसमें तीन चार चीजें शामिल है। हमारे खिलाफत के मूवमेंट को आप लोग सही से सुनो, दूसरा एनसीएम को आप लोग कंसीडर करो, तुम लोगों ने जो जबरदस्ती इंडियन को जेल में ठूस दिया उनको रिलीज करो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको रिलीज करो, प्रेस पे तुम्हारा जो बैन लगा रखे हो, प्रेस की आजादी जो तुमने छीन रखी है, वो प्रेस की आजादी को तुम लोग फिर से मतलब शुरू करो। अदरवाइज हम एनसीएम तो अपना शुरू रखेंगे ही, साथ में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को
यूपी के गोरखपुर के पास एक गांव पड़ता है चौरी चौरा। वहां पे पुलिसकर्मी ने निहत्थी भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। वो दौड़ते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं। गुस्साई भीड़ ने उस पूरे कमरे को आग के हवाले कर दिया और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसे हम लोग चौरी चौरा घटना के नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, वो ये कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें चौरी चौरा को लेकर डेटा अलग दिया है। तो अगर यूपी पीसीएस में चौरी चौरा को लेकर घटना आती है तो उसके 4 फरवरी डेट मानी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग चौरी चौरा की घटना जो अमूमन 5 फरवरी 1922 बताई जाती है उसमें लिखी है 4 फरवरी 1922। दूसरा चेंज क्या है, हम लोग अमूमन जानते हैं कि 22 पुलिस पर्सनल्स उसमें मारे गए थे, लेकिन इसमें लिखा है कि 22 नहीं 23 मारे गए थे और 3 सिविलियन की भी डेथ हुई थी। तो ये डेटा केवल उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस में अगर कभी ऐसा आता है कि ये ऑप्शन में ना दिया हो तब आप इसे टिक कर सकते हैं, है ना। और जब इसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने देखा कि यार हिंसा का तो ब्रिटिश सरकार बड़े आसानी से दबा सकती है, वो तो चाहते हैं कि तुम लोग हिंसा करो, उनको बहाना मिल जाएगा और वो हमारे मूवमेंट को क्रश कर देंगे। यही हुआ, जैसे ही लोगों ने हिंसा किया गांधी जी ने देखा कि हिंसा का जवाब जब ब्रिटिश सरकार हिंसा से देगी हमारे लोग उसे सह नहीं पाएंगे, वो बहुत निर्दयता के साथ हमारे लोग को मारेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने क्या किया, इस 12 फरवरी 1922 को उसी गुजरात के बारदोली से उन्होंने कहा कि जो हम खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे और एनसीएम चला रहे थे हम दोनों को समाप्त करते हैं। तो गांधी जी अहिंसा को कोई जगह नहीं है उनके आंदोलन में, इसलिए 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली से उन्होंने एक साथ खिलाफत मूवमेंट और एनसीएम को समाप्त कर दिया। ठीक, लेकिन इसी बीच गांधी जी के हमेशा बात मानने वाले नेताओं ने भी गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी ने भी विरोध किया और सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया। डॉक्टर मुंजे तो इतना विरोध करते हैं कि गांधी जी के खिलाफ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ही पारित कर दिए कि जिस समय हमारा युवा अपने ऊर्जा के स्वभाव पर है, महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, हिंदू मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं, उस समय तुमने अपने एक सिद्धांत को जीवित रखने के लिए राष्ट्रहित को पीछे छोड़ दिया। तो कोई भी विचार राष्ट्रहित से बड़ा नहीं होता है। अगर अगर राष्ट्र का हित आ रहा हो तो विचारों से समझौता किया जाना चाहिए, क्योंकि विचार किसी व्यक्ति का है और व्यक्ति से बड़ा देश होता है। जैसे आप देखोगे भीष्म पितामह को जब मृत्युशैया पे लेटे हैं तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको अपने जीवन में कोई ग्लानि है, कुछ अफसोस है? तो उसमें वो भीष्म पितामह बोलते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा किसी भी राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जीवित रहूंगा मैं कौरवों का सेनापति बन के लड़ूंगा, ये जानते हुए कि कौरव गलत हैं। तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए पूरे राष्ट्र को तबाह कर दिया। तो कोई प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं होती है। राष्ट्रीय हित के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो तोड़ देनी चाहिए। तो गांधी जी की प्रतिज्ञा जीवित रह गई लेकिन राष्ट्र का हित पीछे रह गया, ऐसा आरोप बहुत सारे नेताओं ने उनके ऊपर लगाया। उसमें डॉक्टर मुंजे भी एक आते हैं। ये हमारे टॉपिक हो गए। अब समझ आता है कि इसकी खास बातें क्या है। असहयोग आंदोलन में व्हाट मेक्स इट्स यूनिक, तो इस यूनिक ये है कि इट इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट मास मूवमेंट। क्यों मास मूवमेंट है? हिंदू और मुस्लिम भी है, पुरुष और महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बूढ़े भी हैं, है ना। पहली बार महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। अगर हम 1921 के केरल के मालाबार के मोपला विद्रोह को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह मुसलमान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार घर से महिलाएं निकल रही हैं। महिलाओं ने आर्थिक रूप से भी योगदान दिया था। 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना था उसी दिन बीजी तिलक की डेथ हो गई थी। गांधी जी ने उनकी स्मृति में तिलक स्वराज कोष बनाया, उसमें महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी तक दान कर दी। यानी इस आंदोलन में महिलाएं सिर्फ भौतिक रूप से नहीं जुड़ी हैं बल्कि भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी जुड़ी हुई। युवा भी जुड़ा हुआ है जो अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आ रहे हैं। आज का युवा आप देखोगे तो अगर आप ज्यादातर युवाओं को देखोगे तो राष्ट्र की अगर बात करें तो उनको लगता है ये तो नेताओं को करना चाहिए, ये हमारे तो पढ़ाई लिखाई और नौकरी से हमको मतलब है। लेकिन उन युवाओं ने अपनी पढ़ाई तक की छोड़ी राष्ट्रीय हित के लिए। तो ये सारी चीजें असहयोग आंदोलन को बहुत यूनिक बनाती हैं। अब मैं देखता हूँ 20 मिनट से ज्यादा ना हो पाए वीडियो, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। कभी 14 मिनट का हुआ है तो कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी जो भी आप लोग देखते हैं, अगर आप में से किसी को इसका सॉल्यूशन पता हो, मेरे में मोबाइल में स्पेस बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों 20 मिनट के बाद वो वीडियो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पता होगा तो अपना वो उसका सॉल्यूशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा कोई करता है तो। बहरहाल
आपने खिलाफत देख लिया, असहयोग आंदोलन देख लिया। अब देखते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ? ठीक है ना, मार्च 1919। इसके खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को शुरू करने वाले अली ब्रदर्स का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अली ब्रदर्स का नाम आपको नहीं पता तो फिर किन नेताओं का नाम आप ऑप्शन में दिया होगा तो टिक करोगे। नेक्स्ट, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का पहला कॉन्फ्रेंस कब और कहां हुआ? तो नवंबर 1923 में हुआ था, और कहां हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे, उस व्यक्ति का नाम बताना है। फिर आपको ये देखना है, खिलाफत मूवमेंट की डिमांड ना पूरी होने की वजह से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो कौन सा शुरू हुआ? एनसीएम शुरू हुआ। एनसीएम किस डेट को शुरू हुआ था वो डेट बतानी है। बीज तिलक की डेथ कब हुई थी वो डेट आपको बतानी है। तिलक स्वराज कोष किस आंदोलन के दौरान बनाया गया था, उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। किस मूवमेंट के दौरान महिलाओं ने अपनी ज्वेलरी तक का डोनेट कर दिया ताकि वो मूवमेंट को हम लोग रन करा सके। नेक्स्ट, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की फीचर्स क्या थी, विशेषताएं क्या थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का जो फाइनल ब्लूप्रिंट है वो किस सेशन में आया था, नागपुर में या कलकत्ता में। नेक्स्ट, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस जो स्पेशल सेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट, सी आर दास ने कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में गांधी जी के एनसीएम के प्रपोजल का बहिष्कार मतलब विरोध किया था, उसकी वजह क्या थी, उस वजह को बताना है। नेक्स्ट, क्या सी आर दास ने नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में उसका विरोध किया? नहीं किया, राइट। तो इवन उन्होंने समर्थन जारी किया था। नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना कब हुई? नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने किस डेट में गुजरात के बारदोली से एनसीएम और खिलाफत दोनों को समाप्त करने का निर्णय लिया? ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो इतना ये होना चाहिए, अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हो तो फिर आपको एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि अगर आपको रियली बेनिफिट हो तभी, अगर आपको लगे यूजलेस है तो करने की जरूरत नहीं है। अगर लगे बेनिफिट है तो आप क्या करो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।